हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा स्वीटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हमने पहले वीडियो में कर लिया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ये आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो पहले वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि तुल्यता संबंध के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है, आप पहले वाले वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि तुल्यता संबंध क्या होता है और वो कितने प्रकार, अगर कोई संबंध किन किन संबंधों को फॉलो करता है तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के बहुत डीप में जाकर वहाँ पर आपकी चीज़ों को बताया गया है और पूरी एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले 2, 4 या 5 कुछ एग्जाम्पल है, हमें उससे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सभी के सभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एग्जाम्पल से आते हैं या फिर उन्हें सेट किया जाता है। तो अधिकांश मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं, तो एग्जाम्पल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन करने के तरीकों को हम लोग कैसे लिखा जा सकता है उससे हम लोग याद करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। और वो चीज़ें है क्या? ठीक, तो वो चीज़ें है कि आपको मान लीजिए अगर किसी समतल में त्रिभुजों का एक समूह दिया गया है, किसी समतल में अगर कोई एक त्रिभुज है जिसके समूह दिया गया है, यानी कि कोई भी, यहाँ देखिए, जैसे आपका यह है कि किसी समुच्चय का एक समूह दिया गया है जिसके अवयव T1, T2, T3, T4, T5 है, और इस प्रकार इसके अंदर बहुत सारे त्रिभुजों का एक समूह है। बहुत सारे त्रिभुज हैं, T1 त्रिभुज है, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करके बहुत सारे हैं। हमें उससे कुछ नहीं याद करना है, लेकिन हमको इतना मालूम होना चाहिए कि एक त्रिभुज खुद का सर्वांगसम होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, चाहे वो आपका समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो आपका समद्विबाहु हो, चाहे वो आपका विषमबाहु हो, चाहे वो आपका समद्विबाहु हो। ठीक, कोई भी विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज होगा या कोई भी आपका चतुर्भुज होगा, वह खुद के सर्वांगसम होते हैं। पहली बात मैंने क्या बताया, कोई भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो खुद के सर्वांगसम होता है। दूसरी बात, कोई रेखा खुद के समानांतर होती है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि क्या कोई भी एक रेखा खुद के लंबवत होती है, तो एक रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है, क्योंकि लंबवत को दर्शाने के लिए हमें दूसरी रेखा की जरूरत पड़ती है और उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जब एक रेखा खुद के लंबवत होगी तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक रेखा खुद के लंबवत कभी नहीं होती है। एक रेखा खुद के समानांतर हो सकती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ओके, प्रूफ करेंगे अभी हम इसको, प्रूफ नहीं करेंगे, अभी हम इसको समझेंगे, बहुत ही ईजी वे से समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समूह है और उसके बीच में जो संबंध दिया गया है वो है T1, और T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। यदि T1 T2 के सर्वांगसम है तो हमें उसे कैसे लिखना है, T1 और T2 ऐसे इसको लिखना है। कब? जब T1 T2 का सर्वांगसम है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो आपका R है एक तुल्यता संबंध को रखता है। तुल्यता संबंध को कब रखेगा? जब कोई संबंध सममित, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध को फॉलो करता है, यानी कि जब कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित और संक्रामक है, उस कंडीशन में वह संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। ठीक है ना? तो इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो संबंध दिया गया है कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि यह स्वतुल्य भी है, सममित और संक्रामक भी है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या दिख रहे हैं, स्वतुल्य दिख रहे हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश वर्ड यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं करूँगा। स्वतुल्य को मैं दिख रहा हूँ जैसे इंग्लिश में सिमेट्रिक बोलते हैं, और संबंध मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्वतुल्य से इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो स्वतुल्य क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो खुद के सर्वांगसम होता है। बस आपको ये जब मालूम है कि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, यानी कि खुद से संबंध यहाँ मिल गया, T1 T2 का सर्वांगसम है, अर्थात T1 T1 के भी सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, किताब में आप लोग किताब से करेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि किताब में जो लैंग्वेज है वो सभी हटके हैं, वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं जैसे बता रहा हूँ ये बहुत ही ईजी वे से आप समझ जाएंगे।
जब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 जो होगा T1 के सर्वांग सम होगा। और T1 है क्या? किसी समतल में उपस्थित अवयव है, किसी समतल में उपस्थित त्रिभुजों का अवयव है ना। ये T1 T2 सभी के सभी क्या है? त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। T1 के सर्वांग सम होगा, ठीक है ना, होगा। जब T1 के सर्वांग सम होगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? तो हम उसे लिख सकते हैं T1 और बिलोंग्स टू R, जहाँ T1 बिलोंग्स टू, ये क्या है आपका? T में बिलोंग करता है, ठीक है ना। अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य होगा। संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। आपको समझ में आया या कुछ है? कुछ भी नहीं है। कितना इजी से हम कर लिए। जब हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्या त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है, तो हम जानते हैं त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है, चाहे एक रेखा खुद के समांतर होती है लेकिन खुद के लंबवत नहीं होती है। बस जहाँ जहाँ ये आएगा बस आपको ये लिखना है कि हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होगा, अर्थात T1 जो त्रिभुज होगा T1 के समांतर होगा, T2 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम होगा, T3 त्रिभुज T3 के सर्वांग सम होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही लेना है कि हाँ T1 के सर्वांग सम है, तो हम उसे किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ से पता चलता है कि अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो हम इसे इस कोष्टक के द्वारा लिखते हैं। तो T1 का सर्वांग सम होगा तो हम इसे छोटे कोष्टक के द्वारा लिखेंगे जहाँ बिलोंग्स टू R, और जहाँ T1 किसका अवयव है? ये कैपिटल T का अवयव है, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। ओके, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं ये देखने सममित संबंध। ये आपका तो पहला था और मैं आपका दूसरा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सममित संबंध। सममित संबंध को इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव, मैं इंग्लिश नहीं लिखना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सममित क्या है? यदि T1 आपका, सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि T1 T2 के समानांतर है, तो T2 भी T1 के समानांतर सर्वांग सम होगा। जैसे ए बी, ये क्या है? ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यह संबंध हमारा सममित संबंध है। एग्जाम्पल में हमने भी खूब अच्छे से समझा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ दिया कि T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। इस प्रकार यह संबंध सममित संबंध होगा। बस आपको यही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है, यहाँ T1 T2 के सर्वांग सम है। ऊपर क्वेश्चन में दिया है सर्वांग सम है, तो हम उसे किस प्रकार लिख रहे हैं कि T1 और T2 बिलोंग्स टू R, जहाँ T1 और T2 किसके अवयव हैं भैया? यहाँ देखिए कैपिटल T के अवयव हैं। तब T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जब T2 T1 के सर्वांग सम होगा तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? T2 T1 बिलोंग्स टू R, जहाँ T1 और T2 बिलोंग्स टू कैपिटल T। T1 T2 कैपिटल T के अवयव हैं और इसका मतलब होता है कि T2 T1 के सर्वांग सम है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू R का मतलब होता है। अतः यह संबंध क्या होगा? आपका सममित संबंध होगा। अतः सममित संबंध होगा। सममित का मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अतः सममित संबंध होगा। बस यहाँ देखिए दो कंडीशन को ये फॉलो कर लिया। अगर यह संक्रामक को भी फॉलो कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो हम संक्रामक के लिए देख लेते हैं। तीसरा क्या है आपका? संक्रामक संबंध को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजिटिव से इसे प्रदर्शित कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव। अच्छा, एक बार बताइए, T1 T2 के सर्वांग सम है और हम एक और ले रहे हैं T3 ले रहे हैं और कह रहे हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। तो क्या आप बताइए कि T1 T3 के सर्वांग सम नहीं होगा? चलिए मैं इसको समझाने के लिए, मेरे पास यहाँ पर 3 मार्कर हैं और तीनों के तीनों मार्कर क्या हैं? यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। मैंने इनको एक ही दाम में खरीदा है और तीनों के तीनों एकदम बराबर है, एक ही एंगल से बराबर है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह आपका T1 है, यह आपका T2 है और ये आपका T3 है।
और मैं आपसे कह रहा हूँ कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अच्छा, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर हैं, इसके सभी अंग बराबर है, सभी कोण बराबर है, ठीक है। तो T1 जो है T2 के सर्वांग सम है, इसका मतलब T1 T2 बराबर है। ये जो T2 है वो T3 के सर्वांग सम है, यहाँ पर T3 के सर्वांग सम है, यानी कि T2 और T3 ये दोनों के दोनों बराबर हैं, सभी अंग इसके समान है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो क्या बताइए, यह वाला T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो क्या T1 T3 के बराबर नहीं होगा? T1 T3 के बराबर होगा। जब T1 T3 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि T1 T3 के सर्वांग सम है। बस इसी को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी वे से लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, मेरा ये वाला है, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्या है, देखिए यहाँ, सॉरी यार, क्या नहीं चल रहा है यार, यही है ना, यहाँ T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें इसे किस प्रकार लिखना है? बिलोंग्स टू R। वाह, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो यह बिलोंग्स टू R। तब यहाँ देखिए, तब T1 T3 के सर्वांग सम होगा, T3 के सर्वांग सम होगा, T1 T3 के सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा। जब आपका T1 T3 के सर्वांग सम होगा, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं कि T1 और T3 और ये बिलोंग्स टू R, जहाँ T1 और T3 बिलोंग्स टू किसका अवयव है? T का अवयव है, ठीक है ना। हमने प्रूफ कर दिया कि T1 T3 के भी सर्वांग सम होगा। जब T1 T3 के सर्वांग सम होगा, तो अब बताइए ये क्या यह तुल्यता क्या यह संक्रामक संबंध को फॉलो नहीं करता है? अतः यह संक्रामक संबंध होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः यह संक्रामक संबंध होगा। संबंध होगा। इस प्रकार हम इसे बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब संबंध आपका स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, तो क्या यह संबंध तुल्यता संबंध को फॉलो नहीं करेगा? तो इसके बाद आपको क्या लिखना है कि अतः R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। आपको ये लिखना है। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको ये लिखना है, अतः R तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। ये आपका हो गया आपका प्रूफ, और यही आपका उदाहरण नंबर 2 में प्रूफ करना था। लेकिन जब आप इसे जाएंगे एग्जाम्पल में जो दिया गया है उसके आंसर से मिलाएंगे तो ये काफ़ी भिन्न है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उस आंसर के हिसाब से आप करेंगे तो आप बिल्कुल दिमाग आपका खचर पचर हो जाएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं इसको प्रूफ करने, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि आपका L किसी समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक। क्या है? L किसी समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का एक समुच्चय है, और इसके बीच में संबंध कुछ इस प्रकार है कि L1 L2 यानी कि L1 L2 पर लंब है। जब आपका L1 L2 पर लंब है तो उसे कैसे दर्शाना है? L1 डैश L2 और इसके साथ छोटा ब्रैकेट बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि R सममित है किंतु न ही स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। R आपका सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही ईजी वे से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं, फिगर को ड्रा करके, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया है कि अगर कोई रेखा एक रेखा खुद की क्या लंबवत समानांतर हो सकती है, लेकिन खुद की लंबवत नहीं हो सकती, क्योंकि समानांतर होने के लिए क्या चाहिए? हमें उसके बीच का एंगल 0 डिग्री चाहिए। लेकिन लंबवत होने, दो रेखाओं को लंबवत होने के लिए क्या चाहिए? उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री चाहिए। जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होगी, न कि समानांतर होगी। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे, चलिए मैं इसको ड्रा करके बताता हूँ कैसे। मैं इसको कहाँ पर ड्रा कर दूँ? चलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रा करके बताता हूँ। ये आपकी एक रेखा है, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे, सॉरी, मैं इसको बहुत ही ईजी वे से आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये आपकी एक रेखा है L1, ठीक है ना। यह आपकी एक रेखा है L2, यह आपकी कौन सी रेखा थी? L2 है, और ये एक रेखा आपकी L1 है। ओके,
एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है और एक इस प्रकार इसके बीच में संबंध है कि यह एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि बीच का डिग्री 90 डिग्री, बीच का कोण 90 डिग्री। अब हमें ये सिद्ध करना है कि यह रेखा जो है L1 L2 पर लंब है और हमें ये सिद्ध करना है कि यह सममित है, लेकिन न ही स्वतुल्य है न ही संक्रामक है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्वतुल्य होगी कब? जब एक रेखा खुद की लंबवत होगी तो ये स्वतुल्य होगी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग रेखाएं हैं, L1 L1 के लंबवत नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोई रेखा, हम जानते हैं कि कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, अतः L1 L1 के लंबवत नहीं होगी। संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ देख रहे हैं संक्रामक में क्या चाहिए? 3 रेखा चाहिए। एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है तो दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। चलिए, लंबवत है तो मान लीजिए ये आपकी एक रेखा L1 है, यह आपका L2 पर क्या है? लंबवत है। हमें क्या चाहिए? ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो इस प्रकार ए का संबंध सी से हो तो हम कह सकते हैं कि वो संक्रामक है। बिल्कुल, यहाँ देखिए एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है, तो तीसरी रेखा के लंबवत है, तो मान लीजिए ये वाला हम इसके लंबवत बना रहे हैं। यार क्या नहीं कलम चल रहा है मेरा। ये रेखा L3 है जो आपका L2 के लंबवत हो गई, तो इस कंडीशन में L1 और L3 दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। यहाँ देखिए ये क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है? नहीं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो वो तो संक्रामक हो ही नहीं भैया। संक्रामक होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसे बहुत ही ईजी वे से सिद्ध कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम प्रूफ कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए। पहला, अरे यार ये क्या नहीं चल रहा है, ये आपका हुआ स्वतुल्य के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। अब स्वतुल्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, हम जानते हैं एक रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है, एक रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है, खुद के लंबवत नहीं होती है। जब एक रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है तो हम उसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि आपका एक रेखा को हमेशा L1 L2 L3 L4 से प्रदर्शित किया गया है, यानी कि L1 और L1 नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए ऐसे नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। यानी कि एक रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है। अगर एक रेखा खुद के लंबवत होती तो हम क्या लिखते? L1 और L1 बिलोंग्स टू R। जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू R। जहां पर आपका यहाँ पर लिखना होगा, जहां L1 बिलोंग्स टू आपका क्या है? कैपिटल L, ठीक है ना। अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा या नहीं है? नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लिखते हैं सिमेट्रिक, हम चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव देखते हैं, यानी कि सममित संबंध को देखने, सममित और यहाँ पर संबंध को देखने हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। सममित संबंधों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं और मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। एक बात बताइए, यहाँ तो दिया गया है कि L1 L2 पर लंब है, तो क्या L2 भी L1 पर लंब होगा? अब बताइए होगा कि नहीं होगा? एक रेखा ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, L1 या L2 पर लंब है, तो क्या L2 भी L1 पर लंब नहीं है? यहाँ देखिए लंब है कि नहीं है? एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होती है, ओके। यह आपका L1 है, यह आपका L2 है, यह आपका L1 L2 पर लंब है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या यह आपका L2 L1 पर लंब नहीं है? बिल्कुल है, दोनों के बीच का डिग्री 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर बहुत ही ईजी वे से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ L1 L2 पर लंब है। अच्छा, लंब है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं कि L1 और L2 दो रेखा एक दूसरे पर लंब है, तो कैसे लिखेंगे? L1 L2 बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ पर और L1 L2 बिलोंग्स टू किसके अवयव हैं? L के अवयव हैं। R का मतलब होता है L1 L2 पर लंब है, इससे हमें यह से दर्शाना है, और L1 L2 बिलोंग्स टू L, इसका मतलब L1 L2 L के अवयव हैं। ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे यार क्या ऐसा चल रहा है यार, ठीक है ना। ओके, L1 L2 बिलोंग्स टू L, अतः L2 भी, यहाँ देखिए L2 भी L1 पर लंब होगा, L1 पर लंब होगा। तो L2 भी L1 पर लंब होगा, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे? L2 और L1 बिलोंग्स टू R, जहाँ L1 और L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L, ठीक है ना। अतः संबंध आपका क्या हो गया? अतः संबंध
आपका संबंध क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया, सम्मित संबंध है, संबंध है, ठीक है ना। बहुत ही इजी वैसे प्रूफ कर लिए। कुछ था, कुछ नहीं है यार, ये बस लिखने का तरीका आपका, एक आपको लिखने का तरीका आ गया, आपको सब आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम तीसरे पे चलते हैं, संक्रामक पर। अरे यार ये क्या हो जाता है यार मार्कर को। हम चलते हैं संक्रामक पर। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ओह हमें तो नहीं लिखना था ना। संक्रामक संबंध को हम लोग चलते हैं। संक्रामक में क्या चाहिए, L1 यदि L2 पर लंब है और अगर L2 भी L3 पर लंब है तो L1 का संबंध L3 से होना चाहिए, यानी कि L1 L3 पर लंब होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या आपका, मान लीजिए यहाँ आपका L1 है, L1 है जो आपका L2 पर लंब है, ठीक है ना, L2 पर लंब है यानी कि इसके बीच का डिग्री कोण 30 डिग्री। यदि L2 भी L3 पर लंब हो, चलिए हम इस L2 को L3 पर लंब कर देते हैं, ये आपका L3 पर लंब हो गया ना, इसके बीच का कोण 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में L1 का संबंध L3 से होना चाहिए, यानी कि L1 क्या L3 पर लंब होना चाहिए। यह L1 L3 पर लंब है क्या, ये आपका एक, ये आपका एक लाइन और ये आपका एक लाइन, और दोनों के बीच का दूरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, लंबवत नहीं है। इसका मतलब यह कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ L1 L2 बिलोंग्स टू R व L2 और L3 ये आपका बिलोंग्स टू R वेयर, जहाँ पर L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L के अवयव हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में इस प्रकार L1 L3 के लंबवत होना चाहिए, L3 के लंबवत होना चाहिए, होना चाहिए ना। किसके लिए होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए। लेकिन है क्या, ये कोष्टक नहीं लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा L1 L3 पर लंब है। इस प्रकार L1 L3 पर लंब होना चाहिए, बट लेकिन L1 और L3 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, लेकिन L1 और L3 एक दूसरे के लंबवत नहीं है, अतः L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R वे आर, जहाँ पर L1 और L3 बिलोंग्स टू किसके अवयव हैं, L के अवयव हैं, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आप इसे बहुत ही इजी वे से प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या प्रूफ किया कि यह जो संबंध है वो तो आपका ना स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, लेकिन सम्मित है। इसी प्रकार हमें इसे सिद्ध करना था, बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसान तरीके से समझाकर हमने इसको बहुत ही अच्छे से कर दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है या सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सब्सक्राइब कम है, दूसरे लोगों तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि इसको वास्तव में तैयार करने में हमें भी बहुत समय लगता है कि हम आपको कैसे बताएं कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। इसके लिए मेहनत लगता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों के पास भी इसे शेयर करना है। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भी नहीं चलेंगे प्रश्नावली का, अभी हम इसके दो और एग्जाम्पल हैं, हम उस एग्जाम्पल को करेंगे। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ऐसे पूछे जाते हैं और इस प्रकार आप लिख देंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको 5 नंबर से कम नहीं देगा, क्योंकि यह लैंग्वेज बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। ओके, इसको आपको लिखना है, तैयार भी करना है अच्छे से। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ओके, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, नहीं सॉरी, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 4 में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके एक समुच्चय दिया गया है। हालांकि मैंने समुच्चय को कैपिटल ए से प्रदर्शित कर दिया है, लेकिन किताब में यह नहीं कहा है कि इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित कीजिए, लेकिन आप समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में ही हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव है 1, 2, 3 और इसके बीच में कुछ संबंध दिया है, जैसे 1 का 1 से है, 2 का 2, 3 का 3 और 1 का 2, 2 का 3 से। हमें यह सिद्ध करना है कि यह हमारा स्वतुल्य संबंध है, लेकिन सम्मित और संक्रामक संबंध नहीं है। हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही इजी वे से सिद्ध करेंगे। हमने पढ़ चुका है, पहले वाले वीडियो में ही पढ़ चुके थे और ये आपका तीसरा वीडियो है। हालांकि हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको 2 या 3 वीडियो में करूँगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ये आपका स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य है या नहीं है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, समुच्चय के कितने अवयव हैं, 1 2 3, कौन कौन से है, 1 2 3। तो क्या देखिए 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, क्या 1 का संबंध 1, 2 का संबंध 2, 3 का संबंध 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया हमारा जो संबंध है वो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है। सम्मित के लिए चेक कर, लिखने का विधि अलग है, अभी हम उसको बता रहे हैं कि कैसे आपको लिखना चाहिए। सम्मित के लिए सबसे पहले आपका क्या करना है कि दिए गए समुच्चय में से कोई भी अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले सम्मित के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि स्वतुल्य के लिए जो भी होता है, जिससे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, वो हमें छोड़ देना है और बाकी बचे हुए अवयवों के लिए जाँच करना है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, अवयव कम हो जाएंगे, कम अवयव के लिए जांच करना पड़ेगा और उस कंडीशन में आप बहुत ही अच्छे वे से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें अब 1 का 1 से, 2 का 2 का 3 का 3 से, इससे तो जांच करना ही है। बस इस 2 अवयव ही बचे हैं, इन 2 अवयवों से सम्मित और संक्रामक को जांच करना है। तो सम्मित का जांच कीजिए, क्या 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध कहीं 1 से है क्या, कहीं 2 का 1 नहीं है ना, इसलिए ये आपका सम्मित नहीं होगा। ठीक है ना। 2 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 2 से है क्या, नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं होगा। तो आप सब एक ही इसी से आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध जब 2 से है और 2 का संबंध 1 से है नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह हमारा सम्मित नहीं होगा, इसके लिए तो जांच करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार संक्रामक के लिए देखिए, इसको तो हमें जाँच नहीं करना है। अब 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध किसी से है क्या, यानी कि 2 से शुरू होने वाला और कोई अवयव है, हाँ ये है। 2 का संबंध 3 से है, इस कंडीशन में 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, है क्या, 1 का संबंध 3 से कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह आपका संक्रामक भी नहीं होगा। तो हमें आपको ये लिखना कैसे है, तो बहुत ही ईजी वे से आप इसे भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं स्वतुल्य के लिए लिख रहा हूँ और ये हमारा चल ही नहीं रहा है मार्कर, तो मैं मार्कर बदल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्वतुल्य के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना। स्वतुल्य के लिए आपको कैसा लिखना होगा कि हम जानते हैं कि ए का संबंध ए से हो तो उस कंडीशन में यह आपका स्वतुल्य संबंध होता है, जहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए। बट हियर यहाँ देखिए, हियर 1 का संबंध किससे है, 1 से है, और 2 का संबंध किससे है, 2 से है, और 3 का संबंध किससे है, 3 से है। बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओके, कैपिटल ए, नहीं सॉरी, बिलोंग्स टू आर, संबंध है ना, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, और दिया गया समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, अतः प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। और यहाँ जहाँ 1, 2, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, अतः संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब हम दूसरा चलते हैं, क्या, सम्मित देखने चल रहे हैं। सम्मित जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ओके, यानी कि मैं अगर मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखूं, और यार हमारा मार्कर ख़त्म हो गया यार, लगता है यह क्लास ही बंद करनी पड़ेगी। हमने क्या लिखा था कि ए का संबंध अगर बी से है, ए का संबंध अगर बी से है तब बी का संबंध भी ए से होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि मार्कर ख़राब हो गया है। लेकिन यहाँ देख रही है, लेकिन यहाँ क्या भैया कि देखिए आप, ए का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आपका सम्मित संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार आपको इसे लिखना है। अब हम चलते हैं संक्रामक पर। संक्रामक के लिए मैं, मार्कर खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ इसको। संक्रामक के लिए आपको क्या चाहिए कि ए का संबंध अगर बी से है व बी का संबंध अगर सी से है तब ए का संबंध सी से होना चाहिए। जहाँ पर
ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप यहाँ देखिए 1 का संबंध 2 से है, 1,2 और ये बिलोंग्स टू आर, वह 2 फिर 2 से शुरू होने वाला 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। बट 1,3 यानी कि ए का संबंध सी कौन है, ये है ना, 1 का संबंध सी नॉट बिलोंग्स टू आर, वेयर जहाँ 1,3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। अतः आपका संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, संक्रामक, यही तो सिद्ध करना था, नहीं होगा। और आपका यही सिद्ध करना था कि आपका यह संबंध स्वतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 2,3 नहीं रहता, सिर्फ आपका यही अवयव रहता, तो क्या यह संक्रामक होगा? आप बताइए, क्या यह संक्रामक होता? कब? जब आपका यह 2,3 नहीं रहता, सिर्फ आपका यही 1, 2, 3, 4 अवयव होते, तो क्या यह संक्रामक होता? हाँ, उस कंडीशन में यह संक्रामक हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1,2, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध जब किसी से है ही नहीं, तो उस कंडीशन में यह आपका संक्रामक हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं कि 1,2 और फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव यहाँ दिख गया ना, इसका मतलब अब इसको इन दोनों को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड वाला को, फिर पहला और चौथा, यानी कि 1 का संबंध 3 से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह हमारा संक्रामक नहीं होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर समुच्चय, एक आपका समुच्चय Z दिया गया है। Z का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इंटीजर, यानी कि 0 से लेकर सभी पॉजिटिव संख्याएं और 0 से लेकर सभी नेगेटिव संख्याएं। इन संख्याओं को यह कैपिटल ए और बी, स्मॉल ए और बी से दर्शाया गया है, ठीक है ना। हालांकि मैंने Z को वो 0 से सभी पॉजिटिव संख्याएं और 0 से सभी नेगेटिव संख्याएं लिख दी है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या A, B भी लिख सकते हैं, ABCD, जहाँ ABC सभी के सभी इंटीजर होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें संबंध जो है वो इस प्रकार दिया गया है, संख्या 2 a-b को विभाजित करती है। जब संख्या 2 a-b को विभाजित करती है तो उसको लिखने का शॉर्ट टर्म होता है कि a, b हम लोग लिखेंगे, जिससे पता चला जाएगा कि संख्या 2 a, b यानी कि a-b को विभाजित करती है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। कैसे सिद्ध करेंगे आप देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखने का तरीका आपको बता दूंगा बहुत ही इजी वे से। यहाँ देखिए, यह आपकी कौन सी संख्या है, सभी के सभी इंटीजर संख्याएं हैं, यानी कि 0 से लेकर सभी पॉजिटिव संख्याएं, 0 से लेकर सभी नेगेटिव, लेकिन पूरी संख्याएं है, ठीक है ना। a-b क्या है, कोई भी 2 संख्या लीजिए, मैंने ले लिया कोई भी 2 मैं ले रहा हूँ, एक 2 ले रहा हूँ, एक 3 ले रहा हूँ, और 2 को 3 यानी कि a-b है ना, तो 2 को 3 से घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। और -1 को क्या 2 से भाग जाएगा, ओह सॉरी, संख्या 2 a-b को विभाजित करती है। अच्छा, ऐसी संख्याएं लेना है कि a-b 1 में से b को घटाया जाए तो वो 2 से भाग चला जाए। तो चलिए, a की जगह पर मैं 2 ले रहा हूँ और b की जगह पर मैं 4 ले रहा हूँ, और 2 में से 4 को घटा रहा हूँ तो बचेगा आपका -2, और -2 में 2 का भाग जाता है, -1 बार में जाएगा, और -1 आपका किसका अवयव हो जाएगा, ये आपका इंटीजर का ही अवयव होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं समझाने के लिए, यहाँ पर, अरे यार ये कहाँ नहीं चल रहा है भैया, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ, मान लीजिए कि 5, ओह सॉरी, एक ले रहा हूँ 5 और दूसरा ले रहा हूँ मैं और 3, और इन दोनों को घटा, a-b है ना, एक संख्या a की जगह पर 5 और b की जगह पर मैंने 3 लिया, दोनों के बीच में माइनस कर दिया, और इसको मैं 2 से भाग दे रहा हूँ। कितना होगा, 2/2, और ये आएगा 1। क्या 1 समुच्चय Z में है? हाँ भैया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह आपका स्वतुल्य भी होगा। अब फिर 1 का संबंध 1 से हो ही जाएगा, प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से होता है, प्रत्येक लाइन का संबंध खुद के समानांतर होता है, और प्रत्येक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 का संबंध भी 1 से होगा, यानी कि 2 संख्याएं इस प्रकार लेनी है कि 2 से भाग देने पर पूरी भाग चला जाए, तो वो जिससे भी भाग जाएगा वो सभी के सभी संख्याएं आपकी ये आपका इंटीजर में होंगे, ठीक है ना। अगर a की जगह पर मैं 10 लूँ और b की जगह पर मैं 12 लूँ, या मैं 14 लूँ और 10 में से 14 को घटाऊँ तो बचेगा -4, 2 से भाग दूँ आएगा -2, और -2 भी आपकी इंटीजर संख्या में आती है। इस प्रकार -2 का संबंध भी -2 से होता है, ठीक है ना।
तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी जेड बराबर है, ये आपका दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि यहाँ पर चमक रहा होगा। ये है -2 -1, यानी कि 0 से लेकर मैंने सभी पॉजिटिव संख्याएं लिखी है, 0 से लेकर मैंने सभी निगेटिव संख्याएं ले रही है। ये बोर्ड रहता ना तो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन ये तो आपके प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो समतुल्य को आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ हम ओ यार ये चल नहीं रहा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए का संबंध अगर ए से हो और यह बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बिलोंग्स टू क्या बिलोंग्स करेगा, जेड में बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, और जब ए माइनस, यहाँ देखिए ए माइनस बी संख्या 2 को विभाजित करती है तो मान लीजिए आएगा आपका K1, ठीक है, आएगा आपका K1। और यह K1 बिलोंग्स टू किस में K1 बिलोंग्स करेगा, यह Z, यानी कि 2 बार में विभाजित करे या 4 बार में विभाजित करे या -2 बार में विभाजित करे या -4 बार में विभाजित करे, वो सभी की सभी संख्याएँ किस में आएंगी, आपकी यह इंटीजर संख्या में आएंगी। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः Z1 का संबंध, अब यहाँ से मैं Z1 कर दे रहा हूँ, तो Z1 का संबंध अगर Z1 इसका मतलब हुआ कि संख्या 2 Z1 और Z1 को भी विभाजित करती है, बिलोंग्स टू R, वेयर Z1 और बिलोंग्स टू कैपिटल Z। अतः संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, अतः स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है ना। अब चलिए सम्मित में चलते हैं, ठीक है ना। यदि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो क्या संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित नहीं करेगी, करेगी। संख्या अगर पॉजिटिव आती होगी इस कंडीशन में तो वो संख्या निगेटिव आएगी, और निगेटिव संख्या भी आपकी इंटीजर संख्या में होती है। जैसे अगर ए की जगह पर मैं पॉजिटिव संख्या लूँ और मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, बी की जगह पर मैं छोटी संख्या लेता हूँ। मान लीजिए ए की जगह पर मैं 10 लिया और बी की जगह पर मैंने 8 लिया, और 10 में से 8 को घटाया, बचा आपका 2, और 2 से मैंने आपको भाग दिया, बचा आपका 1, ठीक है ना। यानी कि संख्या 2 जब संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो बचता है 1, और 1 आपकी भी इंटीजर संख्या में है। अब दूसरी केस में मैं क्या करता हूँ कि संख्या b को मैं बड़ा लेता हूँ, संख्या a को मैं छोटा लेता हूँ। तो संख्या b को मैं अब ले लिया 10, संख्या a को मैंने ले लिया 8, और संख्या b को मैंने ले लिया 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 में से 10 को घटा रहा हूँ, तो बचेगा आपका -2, और -2 में जब 2 से भाग देंगे तो बचेगा आपका -1, और -1 भी आपकी इंटीजर संख्या में होती है। इस प्रकार संख्या 2 भी b माइनस ए को भी विभाजित करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, जब आपकी संख्या 2 ए माइनस दो को विभाजित करती है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ से ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। लेकिन संख्या 2, अब हम लिखेंगे संख्या 2 आपके 2 बी माइनस ए को भी विभाजित करेगी, विभाजित करती है। जब संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब b कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर a कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। अतः संबंध क्या आपका हो जाएगा, अतः संबंध सम्मित संबंध होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं इसे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है कुछ भी नहीं है। अब हम ये चलते हैं संक्रामक के लिए, हम चलते हैं, ठीक है ना। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका तीसरा पहले चलते हैं हम। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि मार्कर में स्याही लगता है ख़त्म हो गया है, इसलिए सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा।
ठीक है ना। अच्छा, संक्रामक के लिए क्या चाहिए कि संख्या 2 e माइनस बी को विभाजित करती है। ओके, पहली बात संख्या 2 e माइनस बी को विभाजित करती है और संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। इस कंडीशन में संख्या 2 e माइनस सी को भी विभाजित करना चाहिए। अगर ये हम प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध हमारा सममित संबंध है। अतः संबंध आपका जब स्वतुल्य को फॉलो कर रहा है, सममित को और संक्रामक को फॉलो कर रहा है, इस प्रकार के संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहे हैं कि a कमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है संख्या 2 किसको, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, वह b कमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। तब यहाँ देखिए, जब आपकी संख्या 2 e माइनस बी को विभाजित करती है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ k1। संख्या 2 है, e माइनस विभाजित करेगी तो मान लीजिए k1 बार में विभाजित करती है, 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, -2 बार में, -3 बार में, कुछ भी हो सकता है। और मैं इसको समीकरण 1 दे रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें हम लिख रहे हैं तो संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है, तो b माइनस सी को संख्या 2 मान लीजिए k2 बार में विभाजित करती है। निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मैं इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ। 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ देखिए क्या होगा, a माइनस बी बाई 2 और प्लस b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा k1 प्लस k2। ठीक है ना। मान लीजिए 2 या 4 कुछ भी बार में विभाजित करेगा तो k1 और k2 क्या आएगा, कोई भी एक पूरा इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या ही तो आएगी। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ से 2। ओ यार ये काहे नहीं चल रहा है बे। हाँ, एलसीएम आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम आपका हो जाएगा अब 2। ठीक है ना। यहाँ देखिए ऊपर बचेगा आपका a माइनस बी और ये आपका प्लस b माइनस सी। अब देखिए माइनस बी से प्लस b कट गया और बचेगा आपका k1 प्लस k2। मैं इसको k3 लिख देता हूँ जो आपकी इंटीजर जेड में बिलोंग्स करेगा। अब आप यहाँ से बहुत ही ईजी वे से देख सकते हैं, ये आपका क्या है, a माइनस सी भागे 2 इक्वल टू क्या आया आपका k3। इसका मतलब क्या है कि संख्या 2 a माइनस सी को भी विभाजित करती है। ओके, देखिए ना कितने इजी वे से हम इसको ला दिए। संख्या 2, इसका लिखने का मतलब यही तो है कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है। देखिए कितनी वजह से, अतः संबंध संक्रामक होगा, अतः संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। जब आपका यह संक्रामक संबंध होगा तो अब अतः संबंध तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को फॉलो कर रहा है, इसलिए दिया गया यह आपका संबंध जो होगा, कहाँ गया ये वाला संबंध, वह तुल्यता संबंध होगा। अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। बहुत ही इजी वैसे, और यही आपको प्रूफ करना था और हमने यह प्रूफ कर दिया। ठीक है ना। पेन की मार्कर की स्याही ख़त्म हो चुकी है तो मार्कर हमें खरीदना पड़ेगा और उसके लिए अब हम वीडियो को कल कंटिन्यूस करेंगे और हम सीधे चलेंगे प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या इसमें ज़्यादा है, 14 या 15 क्वेश्चंस हैं तो, और क्वेश्चन भी लंबे लंबे हैं। लिखने का तरीका आपको सब मालूम हो ही गया कि बहुत ही ईजी वे से आप इसे लिख सकते हैं, तो घबराने की कोई बात है नहीं। हम हैं पूरी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे आपको। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि आप लाइक करेंगे। कमेंट करिए कुछ कि हाँ हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है या परेशानी नहीं हो रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सब्सक्राइब भी करना है यार, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब की परिवार हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग अच्छे से और बढ़िया से इसको कर पाएंगे, बोर्ड के द्वारा कर पाएंगे। हालांकि अभी तक हम लोग इस पर कर रहे हैं। ठीक है ना। और शेयर भी करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है ना, अपने ही परिवार को बड़ा करने में अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली के 1.1 के सभी क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए थैंक यू।